Hello students, I am again back with part 3 of chapter number 5 from traders to rulers. Students part 2 की एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए पार्ट 2 का जो आधा पार्ट है वो पब्लिश ही नहीं हुआ था. ठीक है, इसीलिए पार्ट 3 बनाना पड़ रहा है. बेटा ये बात याद रखना कि पार्ट 2 में मैंने बैटल ऑफ बक्सर ये वाला पैराग्राफ खत्म कर दिया था, पर मैं फिर यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, कि लिंक बना रहे हैं. तो बैटल ऑफ बक्सर की अगर हम बात करें तो कब हुआ? 1764 में हुआ. ठीक है, मीर कासिम जो भी स्टेप्स ले रहे थे, जो आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में देखा कि मीर कासिम अगेंस्ट थे ब्रिटिशर्स की, वो ब्रिटिशर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे थे. तो ब्रिटिशर्स इन बातों से गुस्सा होते हैं और वो वॉर डिक्लेयर कर देते हैं अगेंस्ट मीर कासिम, और मीर कासिम को हरा भी देते हैं. मीर कासिम हार जाते हैं. मीर कासिम जब हार जाते हैं तो वो अवध जाते हैं और वहाँ पर सूजा उद्दौला जो अवध के नवाब होते हैं उनके साथ अलायंस बना लेते हैं. ठीक है, अवध के जो नवाब थे वो भी इस टाइम तक ब्रिटिशर्स से बहुत परेशान हो गए थे. मीर कासिम तो ऑलरेडी हार चुके थे, परेशान भी थे, तो ये पहुंचे अवध. अवध में इन दोनों ने बनाया अलायंस. फिर इनको लगा कि यार अब हमें शाह आलम 2 से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो भी ब्रिटिश पॉलिसी से बहुत ज़्यादा परेशान है और अगर वो हमारा साथ दे दे तो हो सकता है हम ब्रिटिशर्स को हरा दें. शाह आलम 2 कौन थे उस टाइम? दिल्ली में थे और मुगल एम्परर थे. तो अब दिल्ली हमारे साथ है, अवध है और मीर कासिम मतलब बंगाल से. इन तीनों की जो कंबाइंड आर्मी थी ये ब्रिटिशर्स से मिलते हैं कहाँ पर? बक्सर में. ब्रिटिश फोर्सेस और द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ सूजा-उद-दौला, मीर कासिम एंड शाह आलम 2 मेट एट बक्सर. कब मिले बच्चा? 22 अक्टूबर 1764 पे. तो अब इन तीनों को लग रहा था हम तीनों की कंबाइंड आर्मी है, हम जीतेंगे, है ना? पर हुआ उसका उल्टा ही. ब्रिटिशर्स एमर्ज्ड एज विक्टोरियस. यहाँ पर भी तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को हरा के ब्रिटिश ही जीते. मतलब बैटल ऑफ प्लासी भी ब्रिटिश जीते, बैटल ऑफ बक्सर भी ब्रिटिश जीते. और यहाँ पर एक ट्रीटी साइन होती है. कहाँ पर साइन होती है? इलाहाबाद में साइन होती है 1765 में. और इस ट्रीटी के थ्रू शाह आलम 2 को देने पड़ते हैं दीवानी राइट्स. दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स. रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स क्या होता है बेटा? देखो, जो विलेजेस होते थे वहां से टैक्स कलेक्ट किए जाते थे. तो टैक्सेस कलेक्ट कौन करते थे? पहले मुगल एम्परर के जो भी ऑफिशियल्स होते थे वो कलेक्ट करते थे. पर क्योंकि ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, इस बैटल में शाह आलम 2 की हार होती है, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, तो वो फोर्सफुली शाह आलम 2 से दीवानी राइट्स ले लेते हैं. मतलब अब इंडिया में रेवेन्यू कलेक्ट कौन करेंगे? ब्रिटिशर्स. कहाँ कहाँ के रेवेन्यू कलेक्शन राइट ले लेते हैं? बंगाल, बिहार, उड़ीसा. उड़ीसा को आज ओडिशा कहते हैं ब्रिटिशर्स. सूजा-उद-दौला के साथ अलग ही प्रॉब्लम होती है. उनको अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद एंड कारा किसको देना पड़ता है? ब्रिटिशर्स को देना पड़ता है. तो देखो, इन्होंने शाह आलम 2 को तो बुराई मतलब निपटाया कैसे कि उससे तो रेवेन्यू कलेक्शन राइट ही ले लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के. पर सूजा-उद-दौला से इलाहाबाद लिया और कारा लिया. उसके बाद सूजा-उद-दौला को कहा कि तुम्हें 50 लाख रुपीज़ एज अ वॉर डैमेज देना पड़ेगा. ये जो तुमने मिलजुल के जो वॉर किया है, हमारे मीर कासिम को जो तुमने अपने पास रखा और फिर ये जो बैटल ऑफ बक्सर किया, इसमें हमारा बहुत लॉस हुआ है, तो आपको 50 लाख रुपीज़ एज अ वॉर डैमेजेस हमें देना पड़ेगा. मीर कासिम को डिपोज कर दिया गया और फिर किसको ले आया गया? मीर जाफर को ले आया गया. ठीक है, मीर जाफर के बाद ही मीर कासिम आए थे, पर मीर कासिम उतने लॉयल नहीं हुए, तो ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को हटा के फिर से किसको ले आया? मीर जाफर को. वॉज वंस अगेन मेड द नवाब ऑफ बंगाल. जो बैटल ऑफ बक्सर था वो एक डिसाइसिव बैटल था बेटा, डिसाइसिव बैटल था इंडियन हिस्ट्री में. दिस वॉज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. कुछ कारण थे जिनको हम पढ़ेंगे, जिनकी वजह से हम बोल सकते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर वॉज अ डिसाइसिव बैटल इन इंडियन हिस्ट्री. जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर हम आ रहे ना, तो बेटा ब्रिटिशर्स को ये तो पता चल गया कि इनकी आर्मी में कोई दम नहीं है, फुल ऑफ वीकनेस. इट एक्सपोज द वीकनेसेस ऑफ द नेटिव आर्मीज. नेटिव आर्मीज की वीकनेसेस पता चल गई ब्रिटिशर्स को. दूसरा, जो नवाब थे अवध के, बंगाल के और मुगल एम्परर, आप डिपेंडेंट हो गए थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर फुल्ली. ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पर अब बैटल ऑफ बक्सर हारने के बाद तो नवाब ऑफ अवध, बंगाल एंड मुगल एम्परर बिकेम डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ये भी नेक्स्ट है बेटा कि जो ब्रिटिशर्स थे अब उनके पास दीवानी राइट्स आ गए थे. बैटल ऑफ बक्सर का सबसे बड़ा लॉस यही था कि दीवानी राइट्स चले गए थे ब्रिटिशर्स के पास, बंगाल के, बिहार के और
ओडिशा के, ये तीनों ही रिच ईस्टर्न प्रोविंसेस थी, मतलब ईस्ट में थी और रिच प्रोविंसेस थी। अब इनसे टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। कैसे प्रॉफिट में रहेंगे बेटा? क्योंकि अब वो हमारे प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क हमारे ही पैसों से खरीदेंगे और इंग्लैंड भेजेंगे। अपनी कंपनी का सारा खर्चा हमारे पैसों से निकालेंगे, और जो डेवलपमेंट एक किंग या एक गवर्नमेंट करती है आफ्टर कलेक्टिंग द टैक्स, वो तो ब्रिटिशर्स कुछ करेंगे नहीं, वो उस टैक्स का अमाउंट अपने वेलफेयर के लिए यूज़ करेंगे। तो भाई बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ईस्टर्न प्रोविंसेस थी जो कि रिच थी, उनके रेवेन्यू कलेक्शन राइट ब्रिटिशर्स के पास थे, कंपनी के पास थे। वहाँ से वो इनोरमाउस रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगी और जिससे वो फिर फर्दर एक्सपांशन करेंगी इंडिया में। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव लिखते हैं कि भाई ये जो माहौल हमने देखा जहाँ कन्फ्यूजन था, ब्राइबरी थी, करप्शन था, एक्सटॉर्शन था, जब भी इंडियन गवर्नमेंट टैक्स किसके ऊपर लेती है? जो अर्न कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर हम टैक्स ले लेते हैं। पर ब्रिटिशर्स ने तो जहाँ पर प्रोडक्शन हुआ, जहाँ प्रोडक्शन नहीं हुआ, भले ही फ्लड थी, ड्रॉट थी, फिर भी अननेसेसरी रेवेन्यू कलेक्शन किया। तो इसे एक्सटॉर्शन कह सकते हैं बेटा हम। ये रॉबर्ट क्लाइव के अपने शब्द हैं, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। वो कहते हैं हमने किसी भी तरीके से बहुत अमाउंट इकट्ठा किया, और वो इकट्ठा किया अमाउंट कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, ये अमाउंट इकट्ठा किया उन्होंने मिलियंस में टैक्स के फॉर्म में अमाउंट किया, और फिर ये किसके काम में आया? कंपनी के मैनेजमेंट के काम में ही आया। नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग ब्रिटिश इन्फ्लुएंसेस। कब से कब तक बचा? 1765 से 1785। अब बेटा प्लासी तो जीता ही जीता, बक्सर भी जीत लिया। प्लासी और बक्सर दोनों जीतने के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रियल रूलर बन गई बंगाल की। मिलिट्री रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन खुद देखने लगी, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन देखा, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखा। ये लोग क्या करते थे? रेवेन्यू कलेक्ट करके एक बहुत छोटा सा अमाउंट नवाब को दे देते थे कि भैया लो, इस छोटे से अमाउंट से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तुमको रन करना है। तो जो नवाब होते थे, जो कि अभी थे मीर जाफर, उनके लिए सिचुएशंस बहुत ही टफ होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत छोटा थोड़ा सा अमाउंट देते थे उन्हें फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक, और पूरा पूरा अमाउंट रख के उससे अपनी कंपनी का फ़ायदा करते थे ब्रिटिशर्स। तो इससे जो सिचुएशन थी जहाँ पर ब्रिटिशर्स के पास सारी पावर थी पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, दूसरे तरफ जो नवाब थे उनके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पर कोई रियल पावर नहीं थी। तो इससे जो नवाब जो काम करना चाहते थे वो काम नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई था ही नहीं। ब्रिटिशर्स थोड़ा बहुत ही अमाउंट उन्हें देते थे जिससे वो कोई वेलफेयर का काम अपने जनरल पब्लिक के लिए नहीं कर पाते थे। ये जो यूनिक अरेंजमेंट था जिसमें सारी पावर ब्रिटिशर्स के पास है पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब के पास है पर रेवेन्यू सोर्सेज बहुत कम है, इसे ही बोला गया ड्यूअल और डबल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट या डबल गवर्नमेंट। जो लोग थे बंगाल के वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे इस सिस्टम से, क्योंकि जिसके पास पैसा था वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था और जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके पास पैसा ही नहीं था। जब फेमाइन था बंगाल में 1770 में, 1770 में जब बंगाल में फेमाइन आया तो ना ही तो कंपनी कुछ कर पाई और नवाब करना चाहते थे पर उनके पास पैसा ही नहीं था, ना तो नवाब कुछ कर पाए, ना ही तो कंपनी ने किया, ना ही नवाब ने किया। कोई रिलीफ जनरल पब्लिक को मिला ही नहीं और बंगाल के लोग इस टाइम में बहुत ज़्यादा सफ़र किए। तो ये जो ड्यूअल सिस्टम था गवर्नेंस का बंगाल में वो ख़त्म हुआ 1772 में। बंगाल को अब पूरी तरह कंट्रोल में ले लिया किसने? कंपनी ने। ठीक हुई बात। ड्यूअल गवर्नमेंट कब खत्म हुआ बंगाल में? 1772 में खत्म हुआ था। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें वेलफेयर का काम देखते थे नवाब और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखता था ब्रिटिश। ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम आया था इसे 1772 में पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अब पूरे बंगाल के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल था, डायरेक्ट पूरा मैनेजमेंट था कंपनी के पास। जो न्यू गवर्नर जनरल आए थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 से 1785 13 साल ये इंडिया में रहे और इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को और बहुत ज़्यादा एक्सपांड किया, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को और ज़्यादा बढ़ा दिया। एम्बार्क्ड ऑन एक्सपांडिंग द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस फर्दर। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उन्होंने बाखूबी इसको निभाया कि ब्रिटिश एक्सपांशन में कोई कमी नहीं छोड़ी, उनके इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नाउ मैसूर। अब अगर हम मैसूर की बात करें बेटा तो जो किंगडम था मैसूर का वो भी बहुत बड़ा राइवल था ब्रिटिश का। मैसूर को रूल कर रहे थे हैदर अली और हैदर अली के बेटे थे टीपू सुल्तान। तो जब तक हैदर अली ने रूल किया हैदर अली के बाद
रूल कौन करने लग गए? टीपू सुल्तान। और मैसूर बहुत बड़ा राइवल था ब्रिटिशर्स का। जब वॉरेन हेस्टिंग्स का टेन्योर था, जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंडिया के गवर्नर जनरल बन के आए, तो 2 एंग्लो मैसूर वॉर हुए, 2 बार एंग्लो मैसूर वॉर हुए, पर दोनों में ही कोई सिग्निफिकेंट गेन्स नहीं मिले। वॉरेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल रहे, 2 एंग्लो मैसूर वॉर हुए, पर दोनों में कोई सिग्निफिकेंट गेन्स नहीं मिला, ना ही तो मैसूर को मिला, ना ही तो ब्रिटिशर्स को मिला। ठीक है ना। मराठास, अब मराठास को पढ़ेंगे हम बच्चा। तो 1775 से 1782 तक जो ब्रिटिश थे और जो मराठास थे, वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में इंगेज हुए। ये इशू ऑफ सक्सेशन पे था कि आने वाले टाइम में नया पेशवा या पेशवा का जो थ्रोन है वो किसको मिलेगा। अंग्रेज चाहते थे किसी और को मिले, मराठा चाहते थे किसी और को मिले, तो इसी ही सक्सेशन के इशू पे होता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। कब से कब तक चलते हैं एंग्लो मराठा वॉर? 1775 से 1782 तक। टू क्लेमेंट्स थे, मतलब 2 उत्तराधिकारी थे इस थ्रोन के, पेशवा के थ्रोन के। एक तो थे माधवराव टू और दूसरे थे रघुनाथ राव। मतलब कौन कौन यहाँ पर पेशवा बनना चाहते थे? एक तो माधवराव टू और दूसरे थे रघुनाथ राव। ठीक है, जो माधव राव टू थे उन्हें बैकिंग मिल रही थी मराठा चीफ से। मराठा चीफ जो भी थे वो माधवराव टू को नया पेशवा बनाना चाहते थे। ठीक है, जिनका नाम था नाना फडणवीस। बहुत ही एक इन्फ्लुएंशियल एडमिनिस्ट्रेटर थे। इनका इन्फ्लुएंस मराठा एम्पायर पे था। तो जो मराठा चीफ थे और जो नाना फडणवीस थे, ये चाहते थे कि भाई रघुनाथ राव नहीं बने, माधव राव टू बने। ठीक, कोई बात। मराठा चीफ और नाना फडणवीस जो कि एक इन्फ्लुएंशियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, इन दोनों की इच्छा थी कि मराठा का जो नया पेशवा बने वो बने माधवराव टू। पर वहीं पे ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे। ब्रिटिशर्स का मानना था कि रघुनाथ राव ज़्यादा एबल हैं और उन्हें ही पेशवा बनना चाहिए। तो इस इशू पे मराठास वर्सेस ब्रिटिश हुआ। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ। किस पे? इशू ऑफ सक्सेशन पे। नया पेशवा कौन बनेगा? कौन कौन 2 कंटेंडर थे बेटा? माधवराव टू और रघुनाथ राव। जो वॉर था उससे कोई रिजल्ट नहीं निकला, ना ही तो ब्रिटिशर्स प्रॉपर्ली जीत पाए, ना ही मराठास प्रॉपर्ली जीत पाए। नेक्स्ट 20 ईयर्स तक देयर वॉज अ पीस बिटवीन ब्रिटिश एंड मराठास। ब्रिटिश और मराठा के बीच में क्या चला बेटा? पीस चलता रहा आने वाले 20 साल। इस इमेज में माधव राव टू हैं नाना फडणवीस के साथ। देन पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन 1785 से 1798 तक ब्रिटिशर्स ने कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया बेटा? पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। चलो क्या पढ़ना है अब हमको? पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, जो कि 1785 से 1798 तक चलाई गई। ये जो पॉलिसीज थी, जो कंपनी अब तक इंडिया में फॉलो करती आई थी, भले ही वो बंगाल के मैटर्स में इंटरनल मैटर्स में जाना हो, अवध के इंटरनल मैटर्स में जाना हो, ब्रिटिशर्स जो पॉलिसी या जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पॉलिसीज इंडिया में अडॉप्ट कर रही थी, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था ब्रिटेन में। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसका कहना ये था कि कंपनी तो एक ट्रेडिंग बॉडी है ना भाई, तो इसे तो राइट ही नहीं है कि ये इंडिया के इंटरनल मैटर्स में डिस्कस करे, इंटरफेयर करे या उनके इंटरनल मैटर्स में मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। तुम एक ट्रेडिंग कंपनी हो, ट्रेडिंग करो, दैट्स इट। क्यों तुम राजा रानी से लड़ाई कर रहे हो? क्यों उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हो? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ऑर्डर्स इशू हो गए इस इफेक्ट में। जो गवर्नर जनरल थे इस टाइम में वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड सर जॉन चोर। avoided getting involved in the disputes of Indian rulers। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी और सर जॉन चोर ने भी अवॉइड किया कि वो जितने भी इंडियन रूलर्स के इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऐसा ऑर्डर इशू किया है कि बीइंग अ ट्रेडिंग कंपनी, डू योर जॉब, देयर इज नो नीड टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ द किंग्स। जो पॉलिसी थी नॉन इंटरवेंशन की वो फॉलो की। कब तक? तब तक ही जब तक कि ब्रिटिश इंटरेस्ट को कोई हार्म नहीं हुआ या जब तक ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए वो सुटेबल थी। ठीक है बात? सो द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन हाउएवर वाज फॉलोड ओनली व्हेन इट सूटेड द ब्रिटिश इंटरेस्ट। ब्रिटिशर्स बड़े ही चंट थे भैया, जब तक उनके ऊपर कोई हार्म नहीं हो रहा था तब तक उन्होंने नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को फॉलो किया। पर जैसे ही
टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पे अटैक किया, जिनका जो रूलर था वो ब्रिटिश प्रोटेक्शन में था, ठीक है। त्रावणकोर का जो रूलर था वो ब्रिटिश प्रोटेक्शन में था और उसके ऊपर अटैक किया टीपू सुल्तान ने। और यहाँ पर होता है थर्ड मैसूर वॉर, ठीक है। हम लोगों ने इसके पहले वाले पैराग्राफ में ख़त्म कर दिया था कि 2 मैसूर वॉर हुए जिनका कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं निकला, ना ही तो टीपू सुल्तान जीते, मतलब ना ही तो मैसूर की आर्मी जीत रही थी, ना ही ब्रिटिश जीत रहे थे। पर अब यहाँ पर टीपू सुल्तान किसके ऊपर अटैक कर देते, त्रावणकोर के ऊपर अटैक कर देते, जिनका जो राजा था वो ब्रिटिश प्रोटेक्शन में था। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच में होगा Third Anglo-Mysore War. Similarly, they came to the rescue of Nawab of Awadh against his enemies. तो भाई थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ऑर्डर इशू किए थे, अब उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ ऐसी तरह ये लोग नवाब ऑफ अवध को भी रेस्क्यू करने आए थे अगेंस्ट हिज एनिमीज। नाउ ब्रिटिश एक्सपांशन 1798 से 1805 तक। देखो, अभी हमने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश की और ज़्यादा अग्रेसिव एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज़ को। नए नए टूल्स डिवाइस किए जा रहे थे फॉर एक्सपांशन टिल वेन टू वेन 1798 से 1805 तक। 1798 में लॉर्ड वेल्सले गवर्नर जनरल बने और उन्होंने भी टेरिटरीज को ब्रिटिशर्स के लिए एक्वायर करना चालू कर दिया, इंडियन किंग्स को एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया। तो जो पहली इनकी पॉलिसी थी वो थी अ सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस एंड आउटराइट वॉर। तो 2 पॉलिसीज थी हमारे लॉर्ड वेल्सले की। पहला तो सब्सिडरी अलायंस, आप हमारे साथ एक अलायंस साइन कर लो, हमारी प्रोटेक्शन में आ जाओ, दैट्स इट। दूसरा आउटरेट वॉर्स, अगर आप सब्सिडरी अलायंस नहीं साइन कर सकते तो चलो अब हम आपसे फाइट करेंगे और आपकी टेरिटरीज को अक्वायर कर लेंगे। मतलब अब ब्रिटिशर्स किसी भी इंडियन रूलर के सामने कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो वाले ऑप्शंस नहीं छोड़ने वाले थे, ईदर दिस और दिस। सब्सिडरी अलायंसेस, अब जो सब्सिडरी अलायंसेस थे वो क्या था, इसमें ब्रिटिशर्स किसी भी इंडियन रूलर को अप्रोच करते और उससे कहते कि तुम तुम्हारी आर्मी मेंटेन नहीं करो, तुम ब्रिटिश ट्रूप्स को मेंटेन करो, अगर तुम्हें प्रोटेक्शन चाहिए होगी तो तुम्हें ब्रिटिशर्स प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। तो ये जो अलायंस वाला सिस्टम था बहुत ही क्लेवर मूव था जो ब्रिटिशर्स ने लिया। इस वजह से क्या हुआ कि वो जो रूलर जो सब्सिडरी अलायंस साइन कर देता था वो कभी भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि उसके पास अपनी फोर्सेस तो थी नहीं, उसको तो प्रोटेक्शन ब्रिटिश फोर्सेस दे रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने ये क्लेवर मूव इसलिए लिया कि अब इन्हें वॉर बार बार फ्रिक्वेंटली नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारे किंग तो ऐसे ही उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। ये जो सिस्टम था कि सब्सिडरी अलायंस फॉर्म किए जाएं, ये बहुत ही क्लेवर मूव था। इट टुक एडवांटेज ऑफ द राइवलरीज बिटवीन इंडियन रूलर्स। इसमें भी ब्रिटिशर्स ने हमारी ही कमजोरी का फायदा उठाया। हमारा हमेशा ए राजा बी से फाइट करता रहता था, डी राजा एफ का दुश्मन बना रहता था, पी को क्यू से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन ना होना, इनकी आपस की जो राइवलरी थी, इसी का एडवांटेज उठाते हुए रिचर्ड वेल्सले या ने पॉलिसी डिवाइस की जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंसेस। और ब्रिटिशर्स ने इसी राइवलरी का फ़ायदा उठाते हुए डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में जा कर के सब्सिडरी अलायंस बनाए, राजा को कन्विंस किया कि आपका जो भी राइवल किंग है वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, बिकॉज नाउ वी आर विथ यू। और हम जब 3 राजाओं की कंबाइंड फोर्सेस को हरा सकते हैं, अवध, बंगाल एंड दिल्ली, मुगल एम्परर, तो फिर आप से जो छोटा राजा लड़ने आ रहा है वो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे तो आपसे लड़ेगा ही नहीं। ये सारी बातें समझाते हुए वो किंग्स के साथ सब्सिडरी अलायंस फॉर्म कर लेते थे, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे वो लोकल रूलर्स से कहते थे कि आप हमारी पैरामाउंटेंसी को, हमारे प्रभुत्व को एक्सेप्ट कर लो और हमारे साथ सब्सिडरी ट्रीटी साइन कर लो। इन रिटर्न इसके बदले ब्रिटिश प्रॉमिस करते थे कि भाई तुम्हें हम फुल प्रोटेक्शन देंगे फ्रॉम इंटरनल रिबेलियन। जो भी इंटरनल रिबेलियन होगा, आपके राइवल जो किंग्स है, आपका जो राइवल दुश्मन जो राजा है
वो आपके ऊपर अटैक करेगा तो फुल प्रोटेक्शन हम देंगे, ऐसा ब्रिटिशर्स उस किंग को प्रॉमिस करते जिसके साथ वो सब्सिडरी अलायंस साइन करने वाले होते थे। वो कहते थे बस आप हमारी पैरामाउंटेंसी को एक्सेप्ट कर लो, आप हमारे साथ ट्रीटी साइन कर लो, सब्सिडरी ट्रीटी, और फिर तो आपके ऊपर कोई रूलर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि आपके पास होगी हमारी प्रोटेक्शन। जो रूलर सब्सिडी ट्रीटी को साइन कर लेता था उसे इन कंडीशन से एग्री करना पड़ता था, जैसे कि वो अपनी खुद की आर्मी नहीं रखेगा। द रूलर वुड नॉट कीप एन आर्मी ऑफ द ओन, खुद की आर्मी नहीं रखेगा। ही वुड कीप अ ब्रिटिश आर्मी। देखो, अपनी आर्मी नहीं रखना है पर ब्रिटिश की आर्मी रखना है। यू नीड नॉट टू मेंटेन योर आर्मी, इन स्टेट यू हैव टू कीप ब्रिटिश आर्मी और सब्सिडरी फोर्सेस इन योर किंगडम which was supposedly for his protection। और ब्रिटिशर्स क्या बोल के भेजते थे उन ब्रिटिश फोर्सेस को कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए इतने ब्रिटिश ट्रूप्स को मैनेज करोगे कि भैया कभी अचानक से कोई किंग आपके ऊपर अटैक कर दे तो ये ब्रिटिश फोर्सेस आपको बचा लेंगी और आपको इनके मेंटेनेंस के लिए पे करना पड़ेगा। तो किंग भी सोचता ठीक है यार, मुझे प्रोटेक्शन मिल तो रही है, मैं इन ट्रूप्स के लिए पे कर दूंगा। द रूलर could also cede the part of territory to the British instead of maintaining the British army। अच्छा, एक और ऑप्शन रखा ब्रिटिशर्स ने कि either you can manage the British troops in your empire, in your kingdom, or you can cede some part of your territory to Britishers। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम ब्रिटिश आर्मी को अपने किंगडम में मैनेज नहीं करना चाहते तो अपनी टेरिटरी का थोड़ा सा पार्ट ब्रिटिशर्स को दे दो, इसके बदले भी तुम्हें प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो देखो, दोनों ही ऑप्शन बहुत ही खतरनाक थे। आप अपनी टेरिटरी दे रहे हो मतलब अपना एरिया ब्रिटिशर्स के हवाले कर रहे हो, आप ब्रिटिश ट्रूप्स को मेंटेन कर रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आपके किंगडम को जिस दिन ब्रिटिश चाहे उस दिन वो अक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अपनी तो आर्मी है ही नहीं। जब भी वॉर होगा ब्रिटिश और इंडियन रूलर के बीच में, जो ब्रिटिश ट्रूप आप मैनेज कर रहे हो वो किसके साथ जाके खड़े हो जाएंगे? ब्रिटिशर्स के साथ जाके खड़े हो जाएंगे। सो फिर भी इतने बुद्धू राजा थे, उन सब ने ये ट्रीटी साइन कर ली। अब बेटा जो रूलर था, जो सब्सिडरी ट्रीटी साइन कर लेता था, वो सब पपेट बन के रह जाता था। उसे हर बात में ब्रिटिशर्स की परमिशन लेनी पड़ती थी, भले ही वो दूसरे किंगडम के साथ कोई अलायंस बनाना चाहे। देन they need to take the permission of the British। if they want to declare war on another kingdom, then too they have to take permission from the Britishers। it means जो sovereignty थी किंग की वो सब्सिडरी ट्रीटी के बाद पूरी तरह खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि ब्रिटिश से परमिशन हर बात के लिए लेनी पड़ती थी उस किंग को, भले वो वॉर डिक्लेयर करना हो या अलायंस बनाना हो। जो ब्रिटिश ऑफिसर होते थे जिन्हें रेसिडेंट कहा जाता था, उसे रूलर के कोर्ट में, सपोज करो एक्स ने सब्सिडी ट्रीटी साइन की तो उस एक्स की कोर्ट में एक ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा ही रहेगा। So, British officers called resident would be stationed to the ruler's court. Also, no official of any other European power would be allowed in the court। और सब्सिडी ट्रीटी में सबसे बड़ी बात यही थी कि अगर आपने हमारे साथ ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी साइन कर लिया तो आपके कोर्ट में, आपके किंगडम में फ्रेंच, पोर्चुगल या किसी भी और यूरोपियन पावर का कोई रोल नहीं होना चाहिए। कंप्लीट लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश, ब्रिटिश एंड ब्रिटिश, दिस वुड द बेसिक डिमांड ऑफ द ब्रिटिशर्स। So they stationed their one resident in the ruler courts, and one condition is also there that no European power officials will be there in the court of the ruler who has signed the subsidiary treaty। जो सब्सिडरी अरेंजमेंट थे उसके बहुत सारे एडवांटेजेस थे ब्रिटिशर्स के लिए, तो अब हम वो पढ़ेंगे। पहली बात तो ब्रिटिशर्स को अब लार्ज आर्मी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। वो लार्ज आर्मी वो मैनेज कर पा रहे हैं, पर कैसे? डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में अपने थोड़े थोड़े ट्रूप्स को बेचकर। वो सारे ट्रूप्स लॉयल तो किसके ही हैं? ब्रिटिशर्स के लिए हैं। पर अब ब्रिटिशर्स उनका खर्चा खुद से नहीं उठा रही हैं, डिफरेंट किंगडम्स में वो ट्रूप्स बांट दिए गए हैं, वो उनको मैनेज कर रहे हैं। They could maintain a large army without having to bear the cost of it। तो ब्रिटिशर्स का पहला फ़ायदा समझ में आ गया, लार्ज आर्मी भी मेंटेन हो जाएगी और पैसा भी नहीं लगेगा। और इनडायरेक्टली ये जिस किंगडम के साथ ट्रीटी साइन करते हैं उसके डिफेंस को भी कंट्रोल करते, उसके फॉरेन अफेयर्स को भी मैनेज करते। जो प्रोटेक्टेड अलाई होता है उसके फॉरेन अफेयर्स, उसके डिफेंस किसके हाथ में होते हैं? ब्रिटिशर्स के हाथ में ही होते। एंड कुड ओवरथ्रो द रूलर एंड एनेक्स हिज टेरिटरी व्हेनेवर दे विश्ड। देखो भाई, एक राजा कब तक राजा रहता है? जब तक उसके पास पावरफुल आर्मी हो। जिस दिन उसके पास पावरफुल आर्मी नहीं है, राजा राजा नहीं रहेगा, कोई भी दूसरा व्यक्ति उसे मारेगा और उसकी पोजीशन को एक्वायर कर लेगा। तो इन द सेम वे ये जो मूर्ख राजा थे इन्होंने तो अपनी सोवरेनिटी ब्रिटिशर्स के हाथों में दे ही दी थी।
क्योंकि अब ये मेंटेन कर रहे थे ब्रिटिश ट्रूप, जब भी ब्रिटिश इनके ऊपर अटैक करेंगे तो ब्रिटिश ट्रूप किसके साथ खड़े होंगे, ब्रिटिशर्स के साथ खड़े होंगे। तो जब भी ब्रिटिशर्स चाहेंगे वो इस टेरिटरी को एनेक्स कर लेंगे। और अगर एनेक्स नहीं भी कर रहे हैं तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स तो ब्रिटिशर्स ही देख रहे हैं। और जो रेसिडेंट वो रख देते थे ना कोर्ट में, वो किंगडम के अफेयर में कंटिन्यू इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करता ही रहता था कि कोई भी वो राजा जिसने सब्सिडी ट्रीटी साइन की है वो अपने कोर्ट में बैठ के ऐसा काम ना करे जिससे कंपनी के इंटरेस्ट को कोई झटका लगे। तो मतलब राजा जो सब्सिडी ट्रीटी साइन कर लेता तो चारों तरफ से फंस जाता था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो हमारे किंग्स एक्सेप्ट कर लेते थे सब्सिडरी अलायंस को, वो टोटली डिपेंड हो जाते थे ब्रिटिशर्स पे, वो अपने डिसीजन सब इंडिपेंडेंटली नहीं लेते थे। उनके ऊपर अलग बर्डन आ गया था कि उनको ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करना जिसका कॉस्ट बहुत हाई था। और जो ब्रिटिश रेसिडेंट होते थे ना, जो रेसिडेंट को ब्रिटिशर्स उस कोर्ट की किंगडम की कोर्ट में रखते थे, वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ उस रूलर से डिमांड करता रहता था और उसकी जो ट्रेजरी थी, उसका जो खजाना था, उसको ड्रेन करता ही रहता था। सपोज करो एक्स के कोर्ट में बी नाम का एक रेसिडेंट रख दिया किसने, ब्रिटिशर्स ने, तो वो भी इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करेगा, एक्सटर्नल मैटर में इंटरफेयर करेगा और साथ ही साथ राजा से कुछ ना कुछ पैसा डिमांड करता रहेगा, जिससे जो राजा की जो ट्रेजरी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो कंपनी साइन की थी अपनी फर्स्ट सब्सिडी ट्रीटी निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ 1798 में, तो ये क्वेश्चन बनता है कि अंडर सब्सिडी अलायंस ब्रिटिश और द कंपनी साइन द फर्स्ट सब्सिडी ट्रीटी विथ whom, तो आंसर आप लिखोगे निज़ाम ऑफ हैदराबाद व्हेन 1798। तो पहली सब्सिडी ट्रीटी किसके साथ साइन हुई, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, कब हुई, 1798 में। हाँ, ईयर लेटर वेल्स ने डिफीटेड टीपू सुल्तान, उसी के एक साल बाद टीपू सुल्तान को हरा दिया गया जो कि मैसूर के रूलर थे 1799 में। मतलब जो फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर होता है वहाँ पर मैसूर के टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। वो अपनी कैपिटल सिटी सेरिंगपट्टनम को बचाने के चक्कर में वहाँ पर लड़ते लड़ते ही उनकी डेथ हो जाती है, कब, 1799 में, इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। बेटा फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है अपनी कैपिटल सिटी सेरिंगपट्टम को बचाते बचाते, ठीक है। 1801 में जो नवाब रहते हैं अवध के, वो भी सब्सिडी ट्रीटी साइन कर लेते हैं। बाद में पेशवा बाजीराव टू भी सब्सिडी ट्रीटी साइन कर लेते हैं बसेन में 1802 में। बहुत सारे राजपूत चीफ थे, वो भी ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ट्रीटी साइन कर देते हैं। अब ब्रिटिश सुप्रीम पॉलिटिकल पावर बन जाते हैं इंडिया में, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट इंडिया का ब्रिटिशर्स के पास आ जाता है। अब हम ब्रिटिश एक्सपांशन देखेंगे बेटा, कब से कब तक, 1805 से 1848 तक, ठीक है। फ्रॉम 1805 टू 1848 एक गजब का ही वेव चला ब्रिटिश एक्सपांशन का। इस टाइम में ब्रिटिशर्स ने रैपिडली एक्सपांड किया इंडिया में। कैसे, क्योंकि यहाँ पर डिक्लाइन होता है मराठा पावर का, जो एक सुप्रीम पावर थी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। अब मराठास के डिक्लाइन के साथ ब्रिटिशर्स का जो एक्सपांशन प्लान था वो और तेजी से बढ़ने लगता है आगे की तरफ। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है, कब होता है, 1817 में। ये लाइनें पढ़ लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। जो पीरियड था 1805 से 1848 तक, उस टाइम में रैपिड एक्सपांशन ब्रिटिश पावर का जो मेजर डेवलपमेंट थे वो था ये कि मराठा का डिक्लाइन होता है, मराठास का डिक्लाइन होता है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 में होता है और इसके बाद फिर कोई मराठा रेसिस्टेंस होता ही नहीं है। इसके बाद मराठा रेसिस्टेंस खत्म ही हो जाता है। जो पेशवास की टेरिटरी होती है उसे भी ब्रिटिशर्स एनेक्स कर लेते हैं। बाजीराव टू पेंशनर बन के रह जाते हैं ब्रिटिश के पास। जो दूसरे मराठा चीफ थे वो भी अपनी टेरिटरीज को गैव अप कर देते हैं और उन्हें अपनी आर्मीज मेंटेन करने की परमिशन नहीं है। जो स्टेट से राजपूताना के, वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं ब्रिटिश सुप्रीमेसी को। और बाद में 1843 में जो ब्रिटिश हैं वो सिंध को भी एनेक्स कर लेते हैं। ठीक हुई बात। तो ऑल इन ऑल इस पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा समझाने जैसा कुछ नहीं है, बस यही है कि एक के बाद एक सारे के सारे मराठा चीफ सरेंडर करते जाते हैं। उनकी तरफ से अब रेसिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ब्रिटिशर्स उनके जो मराठा चीफ हैं उन्हें आर्मी रखने की परमिशन नहीं देते। राजपूत भी ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फाइनली 1843 में जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो एनेक्स कर लेते हैं सिंध को भी।
अब तक के डेट में अगर कोई इंडिपेंडेंट किंगडम था, मतलब 1-2 जो इंडिपेंडेंट किंगडम थी उसमें पंजाब एक था। Amongst few Indian kingdoms that remained independent was पंजाब। कुछ जो few इंडियन किंगडम्स थी जो अब तक इंडिपेंडेंट थी उसमें पंजाब एक था। उसे रूल कर रहे थे महाराजा रणजीत सिंह। तो कौन रूल कर रहा था बेटा पंजाब के ऊपर? महाराजा रणजीत सिंह। ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया नॉट टू अनड्यूली एंटागोनाइज रंजीत सिंह। ब्रिटिशर्स ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि भैया हम जबरदस्ती गुस्सा नहीं करेंगे रंजीत सिंह को, क्योंकि उनके पास है स्ट्रॉन्ग आर्मी, बिल्कुल यूरोपियन फोर्सेस की तरह ट्रेंड है। एज लॉन्ग एज ही वॉज अलाइव, जब तक रंजीत सिंह जिंदा रहेंगे भाई, जब तक तो हम बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, अननेसेसरी गुस्सा नहीं करेंगे रंजीत सिंह को, क्योंकि एक तो कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बढ़िया जनरल हैं, इस प्रॉपर आर्मी बना रखी है, वो भी स्ट्रांग है, इक्विप्ड है, ट्रेंड है यूरोपियन फोर्सेस की तरह। तो ब्रिटिशर्स ने जब तक तो रंजीत सिंह जिंदा रहे तब तक तो कोई इंटरफेयर नहीं किया इनके किंगडम में। पर जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होती है 1839 में, देयर वॉज अ स्ट्रगल फॉर पावर, और यहाँ पर भी पावर के लिए स्ट्रगल होता है, मैं रूल करूँगा, मैं रूल करूँगा, मैं रूल करूँगा।